कर ले लें? ठीक है, सुनो, नमन का नहीं हुआ है, नमन का तो हो गया है, नमन के अलावा तुम लोग का टेस्ट कल होगा, ठीक है, बाकी सबका कल देना है। सुनो बच्ची, हाँ कल मैं उसको ऐसे करवाऊंगा सिर्फ, कल तुमको भी देना पड़ेगा टेस्ट, अब एक दिन दे दिया तुमको, पढ़ लेना, तुम भी पढ़ लेना, ठीक है। चलिए, अभी गवर्नमेंट बजट में बच्चों तुम्हारा एक लास्ट टॉपिक रह गया मेरे साथ, दैट इज ये ऑब्जेक्टिव्स वाला पार्ट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, ठीक है, आ जाओ। तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में भी इस पे क्वेश्चन आ सकता है, रात दिन के भाई सारे सारे फंक्शन पूछे, इनमें से कोई एक आध फंक्शन खुद ही दे देगा और बोलेगा समझाओ क्या होता है इसका मतलब, ऐसा ऐसा। चलिए, तो ये लास्ट टॉपिक रहेगा तो तुम्हारा, दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। दानिश एक काम करोगे, इधर यार एक ये बिल्कुल एक ऊपर एक स्विच है वो ऑफ है, उसको ऑन कर दो ना सिर्फ। यस, थैंक यू। हाँ जी, तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, चार पांच ऑब्जेक्टिव्स आप इसमें ले सकते हो। रिसोर्स एलोकेशन, अरे अर्णव बेटा, अच्छा लिख रहे हो क्या, ठीक है। ये तुम चार जने किस खुशी में बैठो एक साथ, एक जना आगे पीछे हो जाओ, ऐसे कैसे बैठोगे, आराम से प्यार से बात करो उससे। चलिए, पहला पहला ऑब्जेक्टिव लिखे बच्चों, री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। अब री एलोकेशन कैसे करता है गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट यूजेस द बजट टू एलोकेट resources in a way that reflects social and economic priorities. It encourages production of socially desired goods, socially desired की जगह लिखो desirable, desirable goods। कौन चला रहा है फोन, क्या हो गया गौतम, सोशली डिजायरेबल गुड्स जैसे एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर, ये सब सोशली डिजायरेबल गुड्स होते हैं, क्यों, क्योंकि ये सोसाइटी के वेलबींग के काम आते हैं बच्चों, समझ रहे हो। थ्रू सब्सिडीज एंड डिस्करेजेस हार्मफुल गुड्स, जैसे टोबैको प्रोडक्ट्स, लिकर वगैरह, समझ रहे, सब नुकसान करते बच्चों, दीज आर हार्मफुल गुड्स। थ्रू हैवी टैक्सेशन,
The government ensures balanced regional development and encourage private investment in priority sector. तो इस तरीके से गवर्नमेंट रीएलोकेशन करती है अपने रिसोर्सेज का। तो गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज को रीएलोकेट करना मतलब मान लीजिए प्रेजेंट में गवर्नमेंट ने अपने रिसोर्सेज को कहीं पे लगा रखा है, किसी काम के लिए लगा रखा है, बट मे बी वहाँ पे शायद एफिशिएंट यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, तो गवर्नमेंट अपने उन रिसोर्सेज को इस तरीके से रीएलोकेट मतलब किसी एक प्रेजेंट यूज से निकाल करके किसी दूसरे ऑल्टरनेटिव यूज में लगाना। ठीक है, तो उसका रीएलोकेशन इस तरह से करना चाहिए गवर्नमेंट कि भाई सोशल और इकोनॉमिक जो प्रायोरिटीज है उनको पूरा कर सके। ठीक है, जैसे ये बता रहा है कि भाई सोशली डिजायरेबल गुड्स का प्रोडक्शन गवर्नमेंट बढ़ाएगी, यानी एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, इन पे खर्चा बढ़ाएगा, क्योंकि ये सारा क्या करते हैं, सोशल वेलबींग के काम आते हैं। सिमिलरली इस तरह के गुड्स जो कि आपके लिए हार्मफुल रह सकते हैं, ठीक है, उनके प्रोडक्शन को कम करना चाहिए गवर्नमेंट। कैसे करेगी, तो भाई इनके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगा देगी, और वहीं जो एजुकेशन और ये सारा जो चीज़ें हैं जो सोसाइटी के वेलबींग के लिए, उनके ऊपर सब्सिडीज़ वगैरह ऑफर कर सकती है। तो कहीं ना कहीं जब सब्सिडीज ऑफर करेगी तो सरकार का खर्चा है ना। तो गवर्नमेंट क्या कर रहा है, एक तरीके से यहाँ पे कोशिश कर रहा है कि भाई अपने रिसोर्सेज को क्या कर सके, रीएलोकेट, और साथ साथ रीएलोकेशन इसलिए भी कर रहा था कि क्या कर सके, बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ या बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट भी हम देख सकें। बैलेंस रीजनल ग्रोथ क्या होता है कि जितने भी रीजन्स हैं हमारी इकोनॉमी के अंदर, सभी का क्या हो, एक जैसा इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट हो, जैसा अभी फिलहाल तो हमको देखने को नहीं मिलता है ना। कुछ कुछ रीजन्स हैं दे आर मोर डेवलप्ड, है ना। आप दो ये स्टेट्स का ही बात कर लो, राजस्थान और गुजरात का, तो अनबैलेंस्ड ग्रोथ और डेवलपमेंट देखने को मिलेगा तुम लोग को। ठीक है, तो गवर्नमेंट अपने बजट के थ्रू कोशिश करता है। अच्छा, यहाँ पे ये बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट कैसे कोशिश करेगा, ठीक है, ये बैकवर्ड एरियाज में आपको क्या कहते हैं, इंडस्ट्रीज वगैरह लगाने के लिए तुमको क्या करेगा, इंसेंटिव्स वगैरह ऑफर करेगा, सब्सिडीज वगैरह ऑफर कर सकता है ना, फाइनेंशियल असिस्टेंस दे सकता है। रॉ मटेरियल के परचेज के ऊपर तुमको ये हाँ यही सब्सिडी वगैरह आ गया उसमें। हाँ, तुम्हारे प्रॉफिट्स के ऊपर शुरू के 4-5 साल प्रॉफिट्स के ऊपर टैक्स को माफ कर सकता है, एग्जेम्प्ट कर सकता है। तो इस तरह से गवर्नमेंट कोशिश करता है ना, अपने बजट के थ्रू रीएलोकेशन करने का। किसका रीएलोकेशन करने का बच्चों, रिसोर्सेस का। ठीक है, दैट वाज रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। दूसरा वाला चीज लिखेंगे अब, राइटिंग सही नहीं आ रहा, ये कौन कौन एब्सेंट है आज, ये इधर वाला लाइन एब्सेंट है, तो तीन तीन वो बहन है, नित्या, इधर अपना मोहित, 4, और कौन एब्सेंट है, 4, गजल 5, बस 5 जने एब्सेंट है। ठीक है, कौन कौन, भव्य, भव्य तो काफी समय से एब्सेंट चल रहा है, कहाँ चला गया वो, हम्म देखो, अगर उसने यहाँ फीस जमा करा दी तो फिर तो कहीं भी चले जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, नेक्स्ट फंक्शन, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। अभी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ गवर्नमेंट कैसे करता है, तो ये भी गवर्नमेंट करता है बाय वे ऑफ टैक्स एंड बाय वे ऑफ सब्सिडी, है ना, रीडिस्ट्रीब्यूशन। अभी आप देखोगे इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, अनइक्वल है, कुछ लोग के पास बहुत पैसा है, कुछ लोग के पास कम पैसा है। तो गवर्नमेंट क्या करता है, थ्रू देयर प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, थ्रू देयर प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन जैसे माने, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन जैसे है जी, हाँ वो इनकम टैक्स जैसे इसका एग्जांपल है ना, इनकम बढ़ता है तो वैसे से रेट ऑफ टैक्स बढ़ता है। हाँ, तो थ्रू देयर प्रोग्रेसिव टैक्सेशन गवर्नमेंट कोशिश करता है कि भाई जो इनइक्वालिटी है रिच एंड पुअर के बीच का, तो क्या कर सके, कम कर सके। जो रिच है उसके ऊपर ज्यादा टैक्स लगाए, वहां से पैसा कलेक्ट करे,
और उसी पैसे से क्या करे, जो गरीब लोग हैं उनको सब्सिडीज वगैरह दे पाए, उनको ऐसा कम से कम प्राइस में आ, हाँ खाने पीने की चीजें, एजुकेशन, हेल्थ के सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। तुम इसमें क्यों देख रहे हो? कुछ नहीं यार, तू लिख रहा है वो उसको, तू देख रहा था, मुझे लगा पता नहीं क्या कर रहे हो। चलिए लिखे नेक्स्ट। चलिए लिखिए नेक्स्ट। नमन जी लिखिए। वन ऑफ द मेजर एम ऑफ द बजट, क्या हुआ? इज टू रिड्यूस इनकम इनइक्वालिटी। दिस इज डन थ्रू, पहला प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, जैसा मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया बच्चों। एंड दूसरा वेलफेयर स्कीम्स। तो वेलफेयर स्कीम्स में फैसिलिटी देने के लिए सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगा? ये टैक्स से ही तो आएगा, भगवान थोड़ा दे रहे हैं ऊपर से। वेलफेयर स्कीम्स फॉर द पुअर, लाइक फ्री राशन, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ये सारा चीज। तो ये दो तरीके से प्रोग्रेसिव टैक्सेशन और वेलफेयर स्कीम चला करके सरकार कोशिश करता है कि जो इनइक्वालिटी है सोसाइटी के अंदर, उस इनइक्वालिटी को क्या कर सके बच्चों, कम कर सके। ठीक है। और वेलफेयर स्कीम्स का यदि आपको एग्जाम्पल लेना है तो एक दो एग्जाम्पल भी लिख सकते हो तुम। पीएम किसान योजना, पीएम मित्र योजना, बिल्कुल ऐसा। मनरेगा, मनरेगा ले सकते हो। मनरेगा एक कोशिश है हिमांशी बेटिया, ये गरीबी मतलब ये इनइक्वालिटी को कम करने का। अरे हिमांशी से पूछा ना, तू हिमांशी है क्या? पीएम किसान योजना, ये दो आप वेलफेयर स्कीम्स ले सकते हो, क्योंकि मनरेगा के अंदर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट क्या करता है, उनको गारंटी देता है ऑफ 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, है ना। तो एक तरीके से आप उनके लिए कहीं ना कहीं से पैसे का जुगाड़ कर रहे हो, है ना। आप उनको इनकम प्रोवाइड कर रहे हो, एक स्टेडी इनकम कुछ टाइम के लिए। पीएम किसान के तहत भी यही गवर्नमेंट का कोशिश रहता है कि जो फार्मर्स वगैरह हैं उनको एक मिनिमम इनकम हम क्या कर पाए, इंश्योर कर पाए। ठीक है। तो ये कौन सा ऑब्जेक्टिव था? दूसरा ऑब्जेक्टिव था। क्या नाम था इसका दिव्यांशु, सेकंड ऑब्जेक्टिव का? सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या था? दैट वाज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। हाँ, गलत लाइन पकड़ ली थी पहले तुमने। नेक्स्ट थर्ड वन, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। The government uses the budget as a tool to control इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। ये ऑब्जेक्टिव क्या है सरकार का? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अगर तुमको याद हो तो सेंट्रल बैंक का भी ऑब्जेक्टिव यही होता है, टू मेंटेन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। क्या बोलते हो, सही बात है? ओके, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। और एक होता है इनस्टेबिलिटी। तो इनस्टेबिलिटी किसको कहा जाता है बच्चों? समथिंग लाइक यू,
विच इज नॉट स्टेबल। अरे तो कैसे बोल रहे हो कि वो स्टेबल नहीं है? हाउ डू यू नो कि इट इज अनस्टेबल? कैसे बोलोगे? हैं जी? अरे मैंने पूछा इकोनॉमिक इन क्या पूछा मैंने? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो मैंने कहा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी यानी इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी नहीं होना चाहिए। तो इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी का मतलब क्या हुआ? तो ये बोली बोले क्या बोली? जो दैट इज नॉट स्टेबल। अरे तो इनस्टेबिलिटी है तो क्या होता है इनस्टेबिलिटी? हाँ नहीं नहीं नहीं, गैप बिटवीन रिच एंड पुअर तो वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में चला गया। इनस्टेबिलिटी का मतलब है प्राइस फ्लक्चुएशंस। ठीक है, इनस्टेबिलिटी का मतलब है प्राइस फ्लक्चुएशंस। और थोड़ा और वाइडर सेंस में कहो तो इट रेफर्स टू द फ्लक्चुएशंस इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज या मैक्रो इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, जैसे इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन, इनकम, एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इनमें भी जो एक ऐसा वाइड ऐसा ये आपके वो आते हैं, क्या आते हैं? अप टर्न्स एंड डाउन टर्न्स, ये राइजेस एंड फॉल्स आते हैं। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? इनस्टेबिलिटी कहा जाता है। तो क्या है ना, तू हंस तो रही है इस, क्यों हंसा रही है उसको? कपिल शर्मा समझती है खुद को मुझे? अच्छा, तो समझो, तो इनस्टेबिलिटी का बात करें अभी, क्यों नहीं लाना है इनस्टेबिलिटी? क्या दिक्कत है इनस्टेबिलिटी में? क्यों नहीं चाहिए इनस्टेबिलिटी? क्यों सरकार ये स्टेबिलिटी लाने का बात कर रही है? पता नहीं। समझो, ये जमीन है, सुन इधर देख, ये जमीन है इट इज स्टेबल, तो इस पे चल पाना बहुत आसान काम है। अभी समझ, यही जमीन ऐसा हिल रही हो और तू चल रही हो तो मुश्किल हो जाएगा ना तेरे लिए। तो वैसा बात है कि अगर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है तो आपके लिए अपना ये क्या कहते हैं, इनकम अर्न करना या आपके लिए अपना लिविंग, अपना जिंदगी बिताना थोड़ा आसान हो सकता है। आप अपना एक बजट फिक्स बना सकते हो, है ना? आप अपने खर्चे, अपनी इनकम को मैनेज कर सकते हो प्रॉपरली, एक अच्छा सुखद लाइफ बिता सकते हो। पर अगर इनस्टेबिलिटी रहेगा तो वो तुमको बहुत ज्यादा अफेक्ट करेगा कि कभी बहुत सारा पैसा आया घर में, कभी पैसा ही नहीं आया, कभी प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए, कभी प्राइसेस बहुत कम हो गए, तो पूरा घर का बजट बिगड़ गया। जब चाहे नौकरी लग गई, जब चाहे नौकरी से निकाल दिया तुमको। तो वो कोई ऐसा एक इकोनॉमी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए सही कंडीशन थोड़ा ना बच्चों। सही बात है। इसलिए क्या चाहिए होता है? स्टेबिलिटी चाहिए होता है ना? पहले पढ़ाई में स्टेबिलिटी लाना होता है, फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाना होता है, और यहाँ पे हम कौन सा स्टेबिलिटी का बात कर रहे हैं? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तभी तुम्हारे घर वाले तुमको बोलते हैं बोले फाइनेंशियल स्टेबल तो बन जाओ, नहीं तो ऐसा बार बार फ्लक्चुएशन आता रहेगा तो कैसे जिंदगी बताएंगे? ऐसा चीज। ठीक है, तो गवर्नमेंट सुने, तो गवर्नमेंट यूज एक तरीके से तो गवर्नमेंट कोशिश करता है बच्चों क्या, कि बजट को एक टूल की तरह यूज में ले सके फॉर एंश्योरिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। क्लियर है बात? ओके, लिखें आगे। तो ऐसा नहीं कि हमेशा स्टेबिलिटी रहता है, कभी कभी प्राइसेस बढ़ने लगते हैं, कभी कभी प्राइसेस कम होने लगते हैं। तो जब प्राइसेस बढ़े तो क्या ना, गवर्नमेंट को कुछ स्टेप लेना पड़ेगा ताकि स्टेबिलिटी ला सके। तो इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन यानी प्राइसेस का सडनली बढ़ जाना। ठीक है, सो ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, हाँ सीआरआर क्या, बताओ बताओ क्या बता रहे हो? तो उसका क्या करना है? वो तो मॉनेटरी पॉलिसी में जाएगा, अभी अपन बजटरी पॉलिसी का बात कर रहे हैं ना बच्चे। इन्फ्लेशन ठीक है, करो। इट कैन रिड्यूस, तो ड्यूरिंग इन्फ्लेशन गवर्नमेंट क्या करेगा? इट कैन रिड्यूस देयर स्पेंडिंग, सरकार अपना खर्चा कम कर देगा बच्चों। और क्या कर सकता है? अपनी इनकम बढ़ा सकता है, यानी टैक्सेस बढ़ा सकता है। क्योंकि टैक्सेस बढ़ाएगा तो उससे क्या होगा? लोगों का डिस्पोजेबल इनकम कम होगा, डिस्पोजेबल इनकम कम होगा तो डिमांड कम करोगे तो अपना महंगाई काबू में आ जाएगी, क्योंकि खर्चा कम करोगे, डिमांड कम हो जाएगी। तो
या सरकार अपने खर्चे कम कर देगा जिससे सप्लाई ऑफ मनी कम हो जाए। बिल्कुल सही बोला कथन ने। सिमिलरली ड्यूरिंग डिफ्लेशन आप उल्टा ट्राई करते हो, क्योंकि वहां पे आपको क्या करना है, आपको सप्लाई ऑफ मनी यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ाना है ना, वहां पे आपको इकोनॉमी को बूस्ट करना है, तो आप कोशिश करोगे गवर्नमेंट अपने खर्चे बढ़ाए। और उस समय सरकार टैक्सेस कम करना चाहिए, क्योंकि सरकार चाहती है लोगों के पास पैसा ज्यादा रहे, डिमांड ज्यादा हो, ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज बूस्ट करें। समझ रहे? टू बूस्ट डिमांड। तो ये सारा चीजें ये मदद करता है, हेल्प्स इन मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो तुम्हारे बजट का एक ये ऑब्जेक्टिव भी होता है बच्चों। देन फोर्थ, अब इकोनॉमिक ग्रोथ ऊपर हमने साइड साथ लिख तो लिया, उसके लिए अलग से हम एक बना ही लेते हैं और लिख लेते हैं कि हमको इकोनॉमिक ग्रोथ भी तो अचीव करना है। कैसे? तो गवर्नमेंट प्रमोट्स ग्रोथ। कैसे? बाय इन्वेस्टिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का पता नहीं क्या दिख रहा है मेरा, ये वापस लिखना पड़ेगा। सही लिखा था, थैंक यू। तो तुम मानती हो मानसी के इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करके ग्रोथ को प्रमोट किया जा सकता है? नहीं हिमांशी नहीं, हिमानी, क्या तुम मानती हो बेटा ऐसा? कैसे? हाउ? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में सारी चीजें तो आ गई है ना, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग वगैरह वगैरह, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और मैंने कहा है कि ये क्या करते हैं, हमारे कन्वीनियंस ऐड ऑन करते हैं, और साथ साथ इंफ्रा, हाँ, लाइफ लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ाते हैं, और साथ साथ ये हमारे ये ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ के क्या माने आते हैं, बैकबोन माने जाते हैं, है ना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना, एजुकेशन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना, तो ये सरकार का खर्चा ही तो है, और ये खर्चे के बारे में कहाँ सोचेगी गवर्नमेंट, बजट में। तो यस, आप बजट को यूज कर सकते हो फॉर प्रमोटिंग ग्रोथ बाय इन्वेस्टिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर, इन एजुकेशन एंड इन टेक्नोलॉजी। सिमिलरली एक और लिखो कि बजट सपोर्ट्स कैपिटल फॉर्मेशन एज वेल। रितिका कैपिटल नहीं, रितिका नहीं, अवनी कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट बेटा, कैपिटल फॉर्मेशन माने इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन व्हिच इंक्रीजेस द स्टॉक ऑफ कैपिटल। सही बात है? ओके। तो बजट सपोर्ट्स कैपिटल फॉर्मेशन यानी इट सपोर्ट्स इन्वेस्टमेंट, इट बूस्ट प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी लिखना था, क्या लिख दिया मैंने, प्रोडक्टिविटी एन, क्या ही लिख दिया अपन ने, ये टी द, मैं तो पढ़ के दिखा दो, इट वाज अ चैलेंज। क्या हो रहा है ये, एंड एनकरेजेस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। थोड़ा मेल फंक्शन करने लगता है जब इसका थोड़ा बैटरी एकदम इस पे आया था ना, किनारे पे। सो गवर्नमेंट थ्रू इस बजट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ला सकता है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकता है, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ा सकता है। तो दिस इज हाउ गवर्नमेंट बजट के थ्रू इकोनॉमिक ग्रोथ लाता है।
अभी कैसे लाता है, तो गवर्नमेंट क्या करता है, अलग अलग सेक्टर्स के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए पीएलआई स्कीम लेकर आता है। पीएलआई स्कीम यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, कि इंडस्ट्री जितना प्रोडक्शन करेगा उतना उतना उनको इंसेंटिव मिलेगा। तो अभी इंसेंटिव किसकी तरफ से आएगा, इंसेंटिव का खर्चा कौन बेयर करेगा, गवर्नमेंट। परंतु इससे आप कहीं ना कहीं उन इंडस्ट्रीज को बूस्ट कर रहे हो ना, टू इंक्रीज देयर प्रोडक्शन एंड देयर प्रोडक्टिविटी, है ना। और साथ साथ आप एक ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे हो जहां पे इकोनॉमी में लोग आपके क्या करना चाहेंगे, इन्वेस्ट करना चाहेंगे। तो ये भी गवर्नमेंट अपने बजट के थ्रू ही करता है। सही बात है। गवर्नमेंट बजट में करता है क्या, मेनली गवर्नमेंट के पास बजट में मेनली कौन से टूल्स होते हैं जिसके थ्रू ये सारा काम कर पाता है, दो ही चीजें, एक तो सरकार का खर्चा और दूसरा इनकम रिसीट्स। गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाता है बजट की, इसको अपन क्या बोलते हैं, बजटरी पॉलिसी। साथ साथ इसको एक और पॉलिसी कहा जाता है, कौन सी पॉलिसी कहते हैं, फिस्कल पॉलिसी। क्यों बोलते हैं फिस्कल, या फिस्कल किसी चीज को कहा जाता है, फिस्कल की ऐसी किसी भी चीज को कहा जाता है जो कि सरकार के रेवेन्यूज और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होती है। तो अगर तुमको क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि भैया फिस्कल पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स बताओ या बजटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स बताओ, तो बेटा यही है ना। सोचने मत लग जाना, यही है, क्योंकि गवर्नमेंट बजट, बजटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी सब यही है। समझ रहे हो, कुछ अलग नहीं आएगा। एक और चीज लिख लीजिए, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, इसको तो कैसे भूलेंगे। तो गवर्नमेंट अलग अलग स्कीम्स ला करके, पास में गवर्नमेंट बहुत सारे स्कीम्स लाया है। अ, प्रधानमंत्री कौशल विकास, क्या कुछ तो भी केंद्र हुआ करते थे। फिर तुम्हारे प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, और पता नहीं कितनी स्कीम चली हैं ऐसे। तो गवर्नमेंट ने सारी स्कीम चलाई हैं, तो इन पे खर्चा भी हुआ होगा। तो क्यों चलाई, जस्ट इन ऑर्डर टू बूस्ट एम्प्लॉयमेंट। तो गवर्नमेंट अपने स्कीम्स के साथ और अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करके क्या करता है बच्चों, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। तो गवर्नमेंट का ये सारा ऑब्जेक्टिव रहता है अपना बजट बनाने का। ठीक है, टाइम पास के लिए नहीं बनाता गवर्नमेंट बजट, गवर्नमेंट के बजट बनाने के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। और क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो अभी इस चैप्टर में बजट के अंदर तुम्हारा सारे एलिमेंट्स हो गए थे, बैलेंस अनबैलेंस हो गया था, डेफिशिट्स हो गए थे, फिर तुमको उनके कॉन्सिक्वेंसेज और वो भी लिखवा दिए थे, और ये ऑब्जेक्टिव्स भी हो गया। तो तुम्हारा बजट वाला चैप्टर बच्चों ये पूरा खत्म हो गया। एक बार वो 4-5 स्कीम्स के नाम याद रख लो। ये क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी लिखा ना, इसमें 3-4 स्कीम के नाम लिख लेना। रुको, ये नाम दे रखे 3-4 पढ़ लीजिए। ये रहा, मनरेगा तो है ही, फिर प्रधानमंत्री आवास योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, ये नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, 2-3 के नाम याद रख लो। ये पी में जी क्या है, ये भी कोई स्कीम है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, या इसमें एक एक ये एनएफएसएम ले सकते हो, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, होगी कोई इनकी स्कीम। अब मैं हर कोई स्कीम थोड़ा ना याद करके बैठा हूं इनकी।
रुको, हाँ एक ये था अन्नपूर्णा योजना, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, संपूर्ण ग्रामीण योजना, दीज योजनास वर गुड, पुरानी पुरानी थी, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन जो याद था एक। तो 3-4 स्कीम्स के नाम याद लिख लेना तो तुम्हारा काम हो जाएगा। ये सारा गवर्नमेंट योजनाएं अपने बजट के अंदर ही वो करता है, ऐलान करता है। और क्यों क्या आ रहा है बच्चे, वही जस्ट टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट। तो बच्चों सुनिए, ये चैप्टर तुम्हारा खत्म हुआ। कल तुम लोग दोगे टेस्ट मनी एंड बैंकिंग का। तुमने बैकअप कर लिया था इसका पूरा, कर लेना। सैटरडे को क्लास हुआ था क्या मेरा? सैटरडे को मेरा क्लास नहीं हुआ था, कहां से दूं यार? वो सैटरडे को क्लास 6 जो लेक्चर था वो 14 मिनट्स का है ना, वही है शायद। अरे वो उसके आगे और था, वो अपने आप मेरा स्ट्रीम बंद हो गया था। अरे यार ये पता नहीं क्या ही हो गया। अच्छा, मैं तुमको वो दूसरा वो दूंगा फिर बैकअप। हाँ जी, तो कल देखो मैं क्या कह रहा हूँ, अभी नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करना है? आईडी, तीसरा एलपीजी वाला, ठीक है एलपीजी स्टार्ट करेंगे। तो तुम्हारा साथ रूपानी इनके साथ अभी यहीं तक था, जब इनका 3rd चैप्टर खत्म हो जाएगा तुमको इनके साथ वापस जोड़ देंगे। तुम्हारा साथ कहीं और रखेंगे अब।